सोचिए, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और एक वीडियो सामने आता है। एक छोटे से बर्फीले एनक्लोजर में दो जानवर प्लेफुल अंदाज में दौड़ रहे हैं। इतने प्यारे लगते हैं कि पहली नजर में आपको लगेगा ये शायद किसी कार्टून मूवी के वुल्व्स हैं। लेकिन फिर कैप्शन पर नजर जाती है, द डायर वुल्फ इज बैक, रिवाइव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन आफ्टर 10,000 ईयर्स। अब यहीं से दिमाग घूमता है। डायर वुल्फ, वो तो हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था ना। तो क्या ये सब सच है? क्या इंसान अब एक्सटिंक्ट प्रजातियों को फिर से जिंदा कर रहा है? और अगर हाँ, तो अगला स्टेप क्या होगा? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित ठाकुर और आप देख रहे हैं मिस्ट्री ब्रेकर्स, जहां हम डिकोड करते हैं दुनिया के सबसे चौंकाने वाले, शॉकिंग और हिडन मिस्ट्रीज को। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, हम हर हफ्ते लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डायर वुल्फ की वापसी की इस असली कहानी को। वायरल वीडियो में दिख रहे वो दो जानवर देखने में जितने प्यारे लगते हैं, असलियत में वो उतने ही खतरनाक हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं था। डायर वुल्फ आज से करीब 10,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका के जंगलों का सबसे खतरनाक शिकारी हुआ करता था। ये वुल्फ इतना बड़ा और ताकतवर था कि आज के ग्रे वुल्फ के सामने ये बिल्कुल अलग स्पीसीज लगती थी। इसका वजन 70 किलो से ज्यादा होता था और लंबाई करीब 5 फीट तक। इतना ही नहीं, इसका बाइट फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये आराम से किसी बाइसन या हॉर्स की हड्डी तक तोड़ सकता था। डायर वुल्व्स अकेले शिकार नहीं करते थे, ये पैक्स में शिकार करते थे, एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से। जिस तरह आज के लायंस टीम वर्क में हंट करते हैं, वैसे ही ये एंशिएंट वुल्व्स भी अपने शिकार को घेर कर अटैक करते थे। साइंस के पास फॉसिल्स की पूरी टाइमलाइन है और उसके हिसाब से ये वुल्फ करीब 2,50,000 साल तक धरती पर मौजूद रहा। लेकिन फिर आया आइस एज। जब तापमान तेजी से गिरने लगा, तब पर्यावरण परिवर्तन हुआ, भोजन कम हुआ और धीरे धीरे ये प्रजाति विलुप्त हो गई। लास्ट फॉसिल्स करीब 9,500 साल पुराने मिले हैं और तब से इसे डेड मान लिया गया। लेकिन अब 2024 की एक वायरल अनाउंसमेंट ने सब कुछ बदल दिया। एक यूएस बेस्ड बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने क्लेम किया है कि उन्होंने डायर वुल्फ के एंशिएंट डीएनए को डिकोड कर लिया है और अब उन्होंने इस एक्सटिंक्ट स्पीसीज को फिर से जिंदा करने का मिशन शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, इतनी पुरानी स्पीसीज का डीएनए साइंटिस्ट तक पहुंचा कैसे और क्या वाकई ये प्रोसेस सेफ है? अब सवाल उठता है, इतनी पुरानी स्पीसीज का डीएनए साइंटिस्ट तक पहुंचा कैसे? मतलब कोई 10,000 साल पुराना जानवर, न उसकी बॉडी बची न खून। फिर तो यहाँ पर एंट्री होती है परमाफ्रॉस्ट की। परमाफ्रॉस्ट यानी वो जमीन जो सदियों से जमी हुई है। एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे बोन्स, टिश्यू और ब्लड स्लोली डिकम्पोज होते हैं। ऐसे ही एनवायरनमेंट से कुछ साल पहले रिसर्चर्स को एक फॉसिल मिला, डायर वुल्फ की जॉ बोन, जिसमें दांत एम्बेडेड थे और उन ही दांतों के अंदर फ्रोजन ब्लड और मैरो का ट्रेस मिला, जिसमें डीएनए फ्रैगमेंट्स अभी भी बचे हुए थे। अब यहाँ से शुरू हुआ एक जटिल और जोखिम भरा प्रक्रिया। स्टेप 1, प्राचीन डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए पीसेस छोटे छोटे होते हैं, अनकम्प्लीट, डिग्रेडेड। तो साइंटिस्ट्स ने सबसे पहले यूएन फ्रैगमेंट्स को केयरफुली स्कैन किया, फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के यूज से पूरा जीनोम सीक्वेंस रिक्रिएट किया। स्टेप 2, फाइंडिंग अ लिविंग रिलेटिव। अब एक्सटिंक्ट एनिमल को क्लोन करने के लिए उसका क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव चाहिए होता है। जैसे मैमथ के केस में एशियन एलिफेंट यूज हो रहा है। डायर वुल्फ का क्लोजेस्ट रिलेटिव है द ग्रे वुल्फ, लेकिन डीएनए में करीब 25% का मेजर डिफरेंस है। इसीलिए साइंटिस्ट्स ने एक हाइब्रिड अप्रोच यूज की, जिसमें डायर वुल्फ के जीन्स को ग्रे वुल्फ के एम्ब्रियोज में इंसर्ट किया गया। स्टेप 3, जीन एडिटिंग एंड क्लोनिंग। अब यहाँ आता है साइंस का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट्स ने ग्रे वुल्फ के एम्ब्रियो को एडिट किया और डायर वुल्फ के जेनेटिक ट्रेट्स जैसे साइज, बोन स्ट्रक्चर और फर पैटर्न उसमें इंट्रोड्यूस किए। और फाइनली एक सरोगेट ग्रे वुल्फ मां के माध्यम से ये एम्ब्रियो विकसित हुआ और दुनिया ने पहली बार 10,000 साल बाद एक जीवित डायरे वुल्फ पप को जन्म लेते देखा। आज के टाइम पर दो डीरे वुल्फ पप्स हेल्थी हैं, ग्रो कर रहे हैं और उनका बिहेवियर क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ से एक और बड़ा सवाल उठता है, एथिक्स का। क्या ये सही है? क्या एक्सटिंक्ट जानवरों को वापस लाना इंसान के हाथों में होना चाहिए? तो अब तक हमने देखा कि
डायर वुल्फ को कैसे रिवाइव किया गया। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या इंसानों को एक्सटिंक्ट प्रजातियों को वापस लाना भी चाहिए? देखिए, थियोरेटिकली ये अचीवमेंट साइंस के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ बहुत सारे मॉरल और सेफ्टी कंसर्न्स उठते हैं। सबसे पहला कंसर्न है, अगर कोई स्पीसीज नेचर ने खुद मिटा दी तो क्या उसे वापस लाना नेचर के प्रोसेस में इंटरफियर करना नहीं हुआ? डायर वुल्फ आइस एज के वक्त एक्सटिंक्ट हुआ जब एनवायरनमेंट ड्रास्टिकली चेंज हो गया था। तो अब अगर हम उसे वापस लाते हैं, क्या वो आज के मॉडर्न एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएगा? सेकंड कंसर्न, इकोसिस्टम डिसरप्शन। डायर वुल्फ कोई क्यूट पपी नहीं है, ये एपेक्स प्रेडेटर था, और अगर ऐसे प्रेडेटर को दोबारा धरती पर छोड़ा गया तो एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ बैलेंस डिसरप्ट हो सकता है। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा जानवर जो पैक में हंट करता है और जिसका नेचुरल कॉम्पिटिटर अब मौजूद नहीं है, तो क्या वो अनकंट्रोल्ड वे में फैलने लगेगा? थर्ड कंसर्न, प्लेइंग गॉड। साइंस की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म यही होती है कि कहीं हम भगवान बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे। अगर आज हम डायर वुल्फ को रिवाइव कर सकते हैं तो कल हम सब कुछ रिवाइव करने लगेंगे, सेबर टूथ टाइगर, वुली मैमथ, डोडो और कौन जाने क्या क्या। लेकिन हर स्पीसीज का एक्सटिंक्शन एक कारण से हुआ था, और उन्हें वापस लाना मतलब उस कारण को नजरअंदाज करना। फोर्थ कंसर्न, एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग। एक और पॉसिबिलिटी है, व्हाट इफ दीज रिवाइव्ड स्पीसीज म्यूटेट? क्या गारंटी है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन के बाद ये क्रीचर्स वो ही रहेंगे जो डैश 1000 साल पहले थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को एक सुपर प्रेडेटर इवॉल्व हो जाए जो किसी जू, लैब या फॉरेस्ट को कंट्रोल से बाहर कर दे? साइंस ने जुरासिक पार्क जैसी मूवी को फिक्शन मना था, लेकिन आज हम उसके दूर तक पहुंच चुके हैं। तो कंक्लूजन ये है कि डायर वुल्फ का वापस आना एक साइंटिफिक मिरेकल भी है और एक फिलोसॉफिकल डिलेमा भी। और सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या ये बस एक स्टार्ट है या एक डेंजरस गेट ओपनिंग? डायर वुल्फ को वापस लाना सिर्फ एक शुरुआत थी। कोलोसल बायोसाइंसेज, वो कंपनी जिसने इस प्रोजेक्ट को लीड किया, उनका अगला मिशन है वुली मैमथ को रिवाइव करना। हाँ, वही विशालकाय हाथी जो आइस एज में बर्फीली धरती पर चलता था, जिसकी ऊंचाई 13 फीट तक होती थी और जो हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था। कोलोसल बायोसाइंसेज ने खुलेआम कहा है, वी आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग बैक स्पीसीज, वी आर बिल्डिंग अ न्यू इकोसिस्टम। उनका विजन है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां एक्सटिंक्ट एनिमल्स दोबारा सांस लें और शायद एक नए प्लेनेट के लिए भी तैयार हों। वेट, नए प्लेनेट? हाँ, उनका लॉन्ग टर्म विजन ये भी है कि रिवाइव्ड स्पीसीज फ्यूचर में मार्स जैसे प्लैनेट्स पर यूज की जाएं टू क्रिएट बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट्स। साइंस फिक्शन लग रहा है, लेकिन ये सब आज के टाइम में हो रहा है। टेक बिलियनियर्स बिहाइंड दिस इस प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ साइंटिस्ट्स नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप टेक बिलियनियर्स भी लगे हुए हैं, जिनके नाम फिलहाल सामने नहीं लाए गए हैं। लेकिन इनसाइडर्स मानते हैं कि इलॉन मस्क जैसे लोग भी बायो इंजीनियरिंग और स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए इंटरेस्टेड है। फ्यूचर एनिमल्स ऑलरेडी प्लान्ड। कोलोसल ने जो लिस्ट रिलीज की है उसमें शामिल है वुली मैमथ, 2028 तक फील्ड ट्रायल्स शुरू होंगे। टैस्मेनियन टाइगर 1936 में एक्सटिंक्ट हुआ था, अब वापसी की तैयारी। डोडो, एक फ्लाइटलेस बर्ड जो 1600 के दशक में एक्सटिंक्ट हो गया था, ये सब सिर्फ शुरुआत है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए तो ह्यूमन सिविलाइजेशन पहली बार एक ऐसी ताकत बन जाएगी जो न सिर्फ लाइफ क्रिएट कर सकती है बल्कि डेथ को भी रिवर्स कर सकती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, साइंस आगे बढ़ रही है और बड़ी तेजी से, लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस तेजी को समझ पाएंगे या फिर एक दिन हमें ये पछताना पड़ेगा कि हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया। अब तक सब कुछ फैसिनेटिंग लग रहा होगा। एक्सटिंक्ट प्रजातियां वापस आ रही हैं, साइंस नए रिकॉर्ड्स बना रही है, लेकिन पिक्चर का एक डार्क साइड भी है जो अक्सर छुपा लिया जाता है। सोचिए, अगर डायर वुल्फ जैसे प्रेडेटर्स वापस आ गए और उनका इंस्टिंक्ट वैसा ही रहा जैसा 10,000 साल पहले था, तो क्या ये इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकते? व्हाट इफ नेचर कांट बी कंट्रोल्ड? साइंटिस्ट्स मानता है कि जीनोम एडिटिंग से ये जानवर थोड़े डॉसाइल यानी कम एग्रेसिव बनाए जा सकते हैं, लेकिन नेचर का रूल सिंपल है, एक बार जानवर का इंस्टिंक्ट जाग गया तो उसे कंट्रोल करना इंसान के बस की बात नहीं। अगर एक जेनेटिकली रिवाइव्ड डायर वुल्फ जंगल से भाग जाए और किसी विलेज में घुस जाए तो क्या होगा? और अगर वुली मैमथ का साइज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और एनवायरनमेंट उसके अनुकूल नहीं रहा, तो क्या वो सरवाइव करेगा या रेज में आएगा? मिलिट्री इंटरेस्ट, डार्कर पॉसिबिलिटी। अब एक और शॉकिंग एंगल, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कई गवर्नमेंट्स और प्राइवेट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस कोलोसल जैसे प्रोजेक्ट्स में सीक्रेटली फंड कर रही हैं। बट व्हाई? क्या ये सब सिर्फ साइंस के लिए हो रहा है या फिर इन जानवरों का यूज फ्यूचर में बायोलॉजिकल वेपन्स के तौर पर हो सकता है? थिंक अबाउट इट।
Dire wolves trained for hunting and tracking mammoths, heavy load-carrying creatures for extreme terrain, genetically enhanced tigers, night vision और super strength के साथ काया फ्यूचर वॉर्स में सोल्जर्स के साथ साथ जेनेटिक बीस्ट्स भी लाड़ेंगे। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं, काफी रियल कंसर्न है जिसको टॉप साइंटिफिक बॉडीज डिस्कस कर चुकी हैं। आर वी प्लेइंग गॉड? इस पूरे प्रोसेस में एक मॉरल डिलेमा भी है। हम एक्सटिंक्ट प्रजातियों को वापस लाकर क्या सच में उनकी मदद कर रहे हैं या सिर्फ अपनी साइंटिफिक ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं? अगर ये जानवर अननेचुरल कंडीशंस में पैदा हुए और उनका जीवन दुखद रहा, तो क्या हम उन्हें दोबारा मारने की तैयारी कर रहे हैं? इसलिए हर बार जब कोई वायरल वीडियो आता है जिसमें क्यूट डायर वुल्फ दिख रहा होता है, उसके पीछे छुपा रियलिटी भी समझना जरूरी है। ये सिर्फ क्यूट नहीं, ये पोटेंशियली डेडली है। जब साइंटिस्ट्स ने डीर वुल्फ के डीएनए को डिकोड किया तो उन्हें एक और शॉकिंग चीज का पता चला। यह प्रजाति मॉडर्न वुल्व्स से नहीं बल्कि आज के कोयोटीज और प्री हिस्टोरिक हिएनास से ज्यादा मिलती थी। और इस डीएनए एनालिसिस ने यह भी कंफर्म कर दिया कि डायर वुल्फ एक अलग ही एवोल्यूशनरी लाइन का हिस्सा थी। यानी ये वुल्फ के नाम पर जरूर थी, लेकिन असल में ये एक पूरी अलग दुनिया की स्पीसीज थी। और यहाँ से एक और डरावना सवाल उठता है, क्या हमने एक अननोन इवोल्यूशनरी प्रेडेटर को वापस जिंदा कर दिया है? साइंटिस्ट्स ने जब इस रिवाइव्ड स्पीसीज का फर्स्ट बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन किया तो उन्हें लगा शायद ये वुल्फ नॉर्मल डॉग जैसी ही होगी, थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा वाइल्ड, मैनेजेबल। लेकिन जैसा ही उन्होंने इसके पहले हंटिंग इंस्टिंक्ट्स को मॉनिटर किया तो सारे असम्पशंस गलत साबित हो गए। ये क्रीचर किसी भी नॉन कैनाइन स्पीसीज से ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा साइलेंट और ज्यादा स्ट्रेटेजिक निकला। ये शिकार से पहले अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टिल कर लेता है और फिर अचानक बिजली की तरह हमला करता है। उन्होंने इसके पैक कॉलिंग साउंड को भी रिकॉर्ड किया, जो नॉर्मल वुल्फ के हाउल से कहीं ज्यादा तेज और साइकोलॉजिकल लेवल पर डर पैदा करने वाला था। एक रिसर्चर ने कहा, जब उसने पहली बार वो साउंड सुना तो ऐसा लगा जैसे कोई प्री हिस्टोरिक हॉरर मेमोरी मेरे माइंड में एक्टिवेट हो गई हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस एक क्रीचर का केस है, तो आप शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस पूरे मिशन को, क्योंकि अगला सेगमेंट आपको ये दिखाएगा कि कैसे ये रिवाइवल प्रोजेक्ट सिर्फ डायर वुल्फ तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसान अब एक्सटिंक्ट ह्यूमंस को भी वापस लेने का प्लान बना चुका है। आप कहेंगे, क्या एक्सटिंक्ट ह्यूमंस? हाँ, और ये रियल है। डायर वुल्फ का जिंदा होना सिर्फ एक शॉकिंग इवेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी। और जब इसके बाद पता चला कि कुछ साइंटिस्ट्स निएंडरथाल्स यानी 40,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके एंशिएंट ह्यूमंस को भी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइंस और इंसैनिटी के बीच की लाइन और भी धुंधली होती चली गई। एक तरफ हम एक्सटिंक्ट प्रेडेटर्स को वापस धरती पर ला रहे हैं, दूसरी तरफ हम खुद के जैसे ईक और इंटेलिजेंट स्पीसीज को क्लोन करने की कोशिश में लगे हैं। आप सोचिए, डायर वुल्फ के रिटर्न ने ही साइंटिस्ट्स को हिलाकर रख दिया। तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा ह्यूमन स्पीसीज जो ना हमारे जैसा सोचता है, ना हमारे जैसा फील करता है, लेकिन जिसका स्ट्रेंथ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और एग्रेशन हमसे कहीं ज्यादा हो। अगर कभी ये एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो क्या हम खुद को एक मॉडर्न एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल रहे हैं? और यहाँ एक और बात ध्यान में आती है, Just because we can bring something back doesn't mean we should. डायर वुल्फ जितना दिखने में क्यूट है, उतना ही खतरनाक भी। और हो सकता है ये सिर्फ शुरुआत हो एक नए एरा की, जहां इंसान खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। अगर अब तक वीडियो देख रहे हो तो एक कमेंट ड्रॉप करो, साइंस इज पावरफुल बट शुड इट प्ले गॉड? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।